बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, इस वक्त एक तो आज पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, मुसलमान ममालिक के अंदर ये एक इल्तिजा की गई थी कि आज यौम तूफ़ानुल अक़सा जो है उसको सेलिब्रेट किया जाए जुम्मे की मुनासबत से। एक तो यौम तूफ़ानुल अक़सा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर से कितना बेहतरीन तरीके से इस वक्त को, इस डे को सेलिब्रेट किया गया, इस अज़्म के साथ कि फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती होना चाहिए। इसकी कुछ अहम तफसीलात, होशुबा तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें मैं गाज़ा पट्टी के हवाले से कुछ बहुत ही अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जिसमें गुज़श्ता रात से एक ख़बर जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, वायरल है और बाकायदा तौर पे मुसद्दिक़ा है। ख़ुद जुनैद सफ़ ने इसकी तस्दीक की है। मगर इस वक्त जो एक बड़ा टर्न आया है इस शरीफ फैमिली के अंदर डिवोर्स की ख़बर के बाद, वही टर्न ये है कि शायद मरियम बीबी ने या मरियम नवाज़ ने अपनी बहू आयशा सैफ के ऊपर तशद्दुद किया है। इस पूरे किस्से के अंदर सच्चाई कितनी है, क्या वाकई उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, तो इसकी भी मैं कुछ अहम तफसीरात आप लोगों के सामने रखूंगी। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा खड़ाक हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हुआ है। और लाहौर हाई कोर्ट के खड़ाक के अंदर इंतज़ामिया को क्या हिदायत जारी की गई हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े को या उनकी जंग को आज 7वां रोज़ है। और 7वें रोज़ के अंदर जितने बदतरीन तरीके से कारपेट बम्बिंग हो रही है गाज़ा शहर के ऊपर, ये क्या उसकी शक्ल निकल आई है, गाज़ा पट्टी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, कौन कौन से मुल्क इसके अंदर शामिल हो गए हैं, और इस वक्त इजराइल की अपनी आवाम और उनका मीडिया इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के पास कौन सी डिमांड लेकर आया है, ये मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगी व्लॉग में। आज 7वां रोज़ है नाजरीन इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पे आज यौम तूफ़ानुल अक़सा सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये अज़्म था और इज़हार यकजहती थी वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ जो इस वक्त जंग के माहौल में मौजूद हैं। अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ ये इज़हार यकजहती का एक तरीका था। मगर इसके अंदर भी पाकिस्तान की हद तक तो हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो यौम तूफ़ानुल अक़सा जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी इजाज़त नहीं दी गई, इंतज़ामी लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। इस वक्त इजरायली वज़ीर इत्तलात खातून है, वो रिज़ाइन कर चुकी हैं। और जो नेतन्याहू के सामने एक डिमांड आई है, ना सिर्फ इजरायली मीडिया की तरफ से, बल्कि इसराइल की एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ये समझती है कि इस जंग के माहौल में धकेलने के जो वाहिद एक आदमी ज़िम्मेदार है वो नेतन्याहू है, जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म है। और उनसे इस वक्त इस्तीफ़ा डिमांड किया जा रहा है कि वो फौरी तौर पे अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि ऐसे किसी वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत उन्हें नहीं है जो अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखता हो और हज़ारों की तादाद में इसराइलियों को जो है वो मौत के घाट उतारने के लिए भी तैयार हो जाए। अब गाज़ा की पट्टी के अंदर एक 24 घंटे का अल्टीमेटम है और ये कहा गया है कि जितने भी फ़लस्तीन हैं वो शुमाली गज़ा में जो रहते हैं वो 24 घंटों के अंदर जो है वो इस शुमाली गज़ा को छोड़ दें और जनूबी हिस्से की तरफ जो है वो चले जाएं। गज़ा की जो वादी है इसको पहले आप समझ लें, इसका हदूद अरबा समझ लें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना शदीद इसके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है और कितना महदूद किस्म का ये गाज़ा की पूरी वादी है। गाज़ा की जो वादी है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इनका एक हिस्सा ऐसा है जिसके साथ मिस्र लगता है, मिस्र का बॉर्डर लगता है। गाज़ा वादी के अंदर जहाँ पे राफा का इलाका है और राफा के बॉर्डर के साथ आपको साथ ही मिस्र की सरहद मिलती है। राफा और मिस्र के दरमियान जो सरहद है वो गाज़ा की है, यानी राफा जो है वो गाज़ा वादी का एक हिस्सा है और इसके अंदर 2 लाख और तकरीबन 70,000 के करीब लोग जो हैं फ़लस्तीनी बसते हैं। राफा से अगर आप आगे की तरफ चलते हैं तो इसके दौरान हमें खान यूनस का एक इलाका नज़र आता है। खान यूनस का एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर 4,30,000 फ़लस्तीनी बसते हैं। खान यूनस से अगर आप ऊपर जाते हैं, मज़ीद आगे जाते हैं तो दायरुल अबारा का एक इलाका है जहाँ पर 3,20,000 फ़लस्तीनी बसते हैं। इसके बाद फिर शुरू होता है गाज़ा सिटी का हिस्सा। जो गाज़ा सिटी की हदूद है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी बसते हैं। गाज़ा सिटी के अंदर 7,50,000 फ़लस्तीनी रहते हैं। उसके बाद फिर नॉर्थ गाज़ा आता है जिसके अंदर 4,40,000 फ़लस्तीनी बसते हैं। अब लोगों को ये कहा जा रहा है क्योंकि मिस्र भी अब इस जंग में शामिल हो गया, क्योंकि मिस्र की जो बाढ़ है, उनकी जो सरहद है वो राफा के साथ लगती है और राफा गाज़ा वादी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी मौजूद है।
पूरी गाज़ा वादी की अगर मैं बात करूं तो 23 लाख लोग हैं जो गाज़ा वादी के मकीन हैं, बासी हैं, जिनके ऊपर बदतरीन तरीके से शेलिंग हो रही है, जिनके ऊपर बदतरीन तरीके से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हो रही है। और जो वहाँ पे गाज़ा के हुक्काम हैं जो ऑफिशियल फिगर दे रहे हैं इस कारपेट बॉम्बिंग के नतीजे में, वो ये बताते हैं कि 6000 फ़लस्तीनी अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, इस जंग की नज़र हो चुके हैं। और 6000 से ज़ायद या 6000 के करीब भी फिगर अगर हम सोच भी लेते हैं तो इतने ही फ़लस्तीनी हैं जो कि इस जंग के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। मगर दूसरी तरफ जो हलाकतें और कैजुअलिटीज़ के हवाले से हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं जो ऑफिशियल हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टर कौन है, काफ़ी फेमस ब्रॉडकास्टर हैं, वो ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस जंग के नतीजे में 1300 इजरायली जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और कम से कम अगर उन्होंने कहा कि आप लोगों के सामने ज़ख्मियों की तादाद में रखो, जो कम से कम आपको भी बताई जा रही है वो 3000 है। यानी कि आप राउंड अबाउट करके इसका फिगर्स भी 4 से 5000 के करीब लेकर जा सकते हैं कि इतने इजरायली वहाँ पर ज़ख्मी हैं इस जंग के नतीजे में। सबसे ज़्यादा जो गाज़ा के जिस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाया गया है वो एक सोचे समझे तरीके के साथ है ताकि लोगों को कोई भी महफूज पनाहगाह ना मिल सके। इस वक्त मैं आपको बता दूं, महफूज पनाहगाहें तस्वुर की जाती हैं जो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेटेड इदारे हैं, उनको महफूज पनाहगाहों के अंदर तस्वुर किया जाता है, मगर उनको भी इसराइल की तरफ से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे पास ऑफिशियल इसके फिगर्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गाज़ा वादी की क्या सूरत हाल है, फ़लस्तीन की क्या सूरत हाल है। 49 ऐसे मीडिया दफातर हैं जिन्हें बदतरीन तरीके से टारगेट किया गया है इसराइली फोर्सेस की तरफ से, और प्रेस हैं, इसके अलावा दीगर प्रेस हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं। गाज़ा वादी के अंदर फ़लस्तीन टावर एक बहुत ही फेमस टावर है फ़लस्तीन का, जिसके अंदर एक अखबार था अल-अय्याम, उसके प्रेस को और उसके पूरे सिस्टम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। 18 ऐसी इबादत गाहें हैं जिनमें मैं आप लोगों के सामने फिगर्स रखूँ तो 11 ऐसी मसाजिद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पे जो मुनहदम हो चुकी हैं। 7 के करीब इसमें गिरजाघर और कुछ मसाजिद भी शामिल हैं जिन्हें नुकसान पहुँचा है। और जिन गिरजाघरों को नुकसान पहुंचा है ये वो तमाम गिरजाघर हैं जो बड़े कदीम तस्वुर किए जाते थे। ज़ख्मियों के लिए जंग के माहौल में ज़ख्मियों के लिए, औरतों के लिए और बच्चों के लिए एक महफूज रास्ता हमेशा फराहम किया जाता है। बद से बदतरीन दुश्मन भी वो एक रास्ता फराहम करता है। 20 ऐसी एम्बुलेंसें हैं जो इन 7 दिनों के अंदर इजरायली फोर्सेस ने टारगेट कर दी हैं। इमदाद वहाँ पर जाने नहीं दी जा रही और ख़वातीन और बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है। 19 तिब्बी मराकज़ हैं जिनके अंदर 2 ऐसे अस्पताल हैं जो बड़े अस्पतालों में तस्वुर किए जाते थे। एक तो अल-अयून अस्पताल है और एक बैतुल जनून अस्पताल है। ये दोनों अस्पताल मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। और जो कुछ बेहतर अस्पताल थे या तिब्बी मराकज़ थे, एक तो वहाँ पर ईंधन की कमी का सामना है, दूसरा वहाँ पर जो मेन सप्लाइज जानी चाहिए, जो टूल्स जाने चाहिए, वहाँ पर मेडिकल टूल्स जाते हैं, वो वहाँ पर उसकी फराहमी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पर जुज़वी तौर पे काम हो रहा है। मुकम्मल तौर पे ज़ख्मियों के इलाज के लिए कोई बंदोबस्त इसमें शामिल नहीं किया गया। जो तालीमी सहूलियात थी, तालीमी सहूलियात के अंदर जो 90 हैं, आप ज़रा सोचिए, 1 सेंचुरी के करीब तालीमी सहूलियात हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, जिनमें बहुत सारी ऐसी तंजीमें जिनका ताल्लुक बाहर से है, उनके भी कुछ वो दावा करते हैं दफातरों को नुकसान पहुँचाया गया है इसराइली फोर्सेस की तरफ से। जो रिहायशी यूनिट्स हैं वो बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है उनको डैमेज किया गया है। रिहायशी यूनिट 22,600 हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इनमें से जुज़वी तौर पे जिन्हें नुकसान पहुंचा है वो तकरीबन 2800 के करीब हैं जिनको कम से कम कह सकते हैं नुकसान पहुंचा है, मगर अभी भी वहाँ पर फैमिलीज़ को लेके या बीवी बच्चों के साथ वहाँ पर आप नहीं रह सकते, वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है। और कहा जा रहा है कि 1800 के करीब ऐसे रिहायशी यूनिट हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं। और यानी कि वो एक ऐसा खंडर का ढेर बना दिया गया है, पत्थरों का ढेर बना दिया गया है कि वहाँ पर आप जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस जो शदीद डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि फौरी तौर पे जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उन्हें अपनी कोशिशें करके जंग बंदी करानी चाहिए, क्योंकि जंग इतने बुरे तरीके से फैल चुकी है कि इसमें बहुत सारे और भी मुल्क आ चुके हैं। इसमें ईरान शामिल हो चुका है, जो ममालिक अपनी एक साइड ले चुके हैं। ईरान इसमें शामिल हो चुका है, अमेरिका इसमें शामिल हो चुका है, मिस्र इसके अंदर आ चुका है, लीबिया इसके अंदर शामिल हो चुका है, लेबनान इसके अंदर शामिल हो चुका हुआ है, तुर्की ने अपना एक रिएक्शन इसके ऊपर शामिल कर दिया है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो ना चाहते हुए भी, सऊदी अरब भी इस जंग के अंदर आ गया, ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बन गए हैं। 7 दिनों के अंदर हज़ारों की तादाद में हलाकतें और ज़ख्मी हो रहे हैं। 7 दिनों के अंदर कारपेट बॉम्बिंग के नतीजे में गाज़ा की पूरी वादी को बर्बाद कर दिया गया है। 7 दिनों के अंदर जो है ये दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा मासूम बच्चे, जो गुज़श्ता रात तक का फिगर है 450 से 470 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस जंग की वजह से।
تو جب تک امن کی کوششیں فوری طور پر نہ کی گئیں تو دونوں طرف سے ایندھن اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر پھینکا جاتا رہے گا، اور اسرائیل کے اندر سے جو ان کے جیٹ فائٹر ہیں، طیارے ہیں، ان کے ذریعے سے غزہ کی وادی کے مختلف حصوں میں اس قسم کا ایک کیمیکل پھینکا جا رہا ہے جو کہ بچوں، خواتین کے لیے شدید نقصان دہ ہے اور ان کے لیے بہت سارے دوسرے امراض میں انہیں مبتلا کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے فوری طور پہ عالمی سطح پر جنگ بندی کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ گزشتہ رات سے ایک یہ خبر چل رہی تھی کہ جنید صفدر جو کہ نواز شریف صاحب کے نواسے ہیں، مریم نواز کے صاحبزادے ہیں اور کیپٹن صفدر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے۔ اس میں ایک تو یاد رہے کہ جنید صفدر نے اپنی اہلیہ کو طلاق نہیں دی بلکہ ان کی اہلیہ نے خود ان سے طلاق لی ہے۔ بہت سارے ایسے میرے سینئر دوست ہیں اور کچھ ایسے کلیگز ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی طرف سے جو ان کی بہو ہے جنید صفدر کی سابقہ اہلیہ اب تو ہو گئی عائشہ سیف، ان کو مارا پیٹا گیا اور یہ رمضان کے اندر یہ پورا معاملہ پیش آیا اور عید کے قریب نوبت یہاں تک پہنچی کہ طلاق ہو جانی چاہیے۔ تو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو اپنی بہو کی جو لکس تھی، ان کے چہرے کی شباہت تھی، وہ پسند نہیں تھی، اور جنید صفدر بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں اپنی والدہ کے اوپر، اور جو مریم بی بی ہیں ان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہیں اپنے بیٹے جنید صفدر کو۔ تو خبر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ممکن ہے کہ مریم بی بی کو ان کی لکس سے پرابلم ہو، کیونکہ جب یہ شادی ہوئی تھی تو اس وقت جہاں جس نے بھی اس کپل کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ بہت مس میچ ہے، جنید صفدر اور عائشہ سیف کے درمیان ایک مس میچ ہے، یہ ایک وہ آئیڈیل کپل کی شکل نہیں ہے ان لوگوں کی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ مریم بی بی کو عائشہ کی جو لکس ہیں ان میں پرابلم نظر آتا تھا اور اس لیے تھوڑی گڑبڑ بھی ہوئی تھی، مگر یہ سوال ہے کہ یہ شادی پھر ہوئی کیوں؟ عائشہ سیف کے جو والد ہیں وہ احتساب بیورو کے چیئرمین رہے ہیں سیف الرحمان، اور میاں نواز شریف صاحب سے ان کی بڑی قربت ہے۔ ہمارے سامنے ایک قطری خط آیا تھا، اور جو عائشہ سیف کے والد ہیں وہ قطر میں رہتے ہیں، وہاں پر ہی وہ کاروبار کرتے ہیں، اور جو قطری خط آیا تھا اس میں بھی بڑی حد تک جو ایک عمل دخل تھا اس میں عائشہ سیف کے والد یعنی کہ سیف الرحمان شامل تھے، اور قطر کے اندر جو ڈیلز ہوتی ہیں یا قطر کے اندر جو شاہی خاندان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ آگے بڑھا تھا اس میں ایک میجر جو کی رول تھا وہ سیف الرحمان نے اپنا پلے کیا تھا، اور ان خدمات کے عوض ہی سیف الرحمان کی جو صاحبزادی ہیں عائشہ سیف، ان کو مریم نواز نے اپنی بہو بنایا تھا۔ اس بات میں کوئی ابھی تک میں یہ نہیں کہوں گی، کیونکہ میرے خیال میں یہ بالکل ایک جھوٹ کا پلندہ ہے کہ مریم بی بی نے اپنی بہو پہ تشدد کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عائشہ سیف ایک بہت ہی پاورفل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو چٹھے کٹے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو شریف فیملی کے یا میاں نواز شریف صاحب کے ہیں یا ممکن ہے مریم نواز کے بھی ہوں تو وہ سیف الرحمان صاحب کے پاس ہیں، اور سیف الرحمان کو ناراض کرنے کا رسک شریف فیملی نہیں اٹھا سکتی، یا نواز شریف صاحب کی حد تک یا نواز شریف یا ان کی بیٹی نہیں اٹھا سکتی۔ ابھی کچھ وقت کے بعد یہ گتھی مزید سلجھنے گی، مگر یہ بات درست ہے کہ یہ طلاق ہونی تھی اور یہ طلاق ہوئی، جس میں جنید صفدر نے یہ طلاق نہیں دی، کیونکہ جو عائشہ سیف کی پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہے بنسبت جنید صفدر کے، کیونکہ بہت سارے ایسے راز ہیں جو سینے میں دفن ہیں سیف الرحمان کے، اور عائشہ سیف نے خود جنید صفدر سے یہ طلاق لی کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اپنی گزارنا چاہتی تھی، مگر کسی نہ کسی حد تک ان کی لائف بھی کنٹرول ہو رہی تھی جنید صفدر کی والدہ یعنی مریم نواز کی طرف سے۔ اصل میں ڈیورس کی یہ وجہ بنی، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آتی رہیں گی۔ ایک اور اہم چیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک کھڑاک کیا لاہور ہائی کورٹ نے، بڑا زبردست کھڑاک کیا ہے، کیونکہ ایک لیگل رائٹ ہے، قانونی رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ الیکشن مہم چلائے، اور اس کے لیے اس کو بھی جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ 15 اکتوبر کو جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی، مگر جو ڈی سی لاہور ہیں انتظامیہ نے انہیں جلسے کی اجازت نہیں دی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس وقت 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر لبرٹی نہ صحیح مگر متبادل جگہ لاہور کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پرووائڈ کی جائے تاکہ وہاں پر یہ اپنا جلسہ کر سکیں۔
اب دیکھنا یہ کہ کون سی ایسی جگہ خاص طور پہ جس کا انتخاب کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے، مگر یہ ایک زبردست نیوز ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ان کی جو پارٹی ہے ان کو لاہور کے اندر باقاعدہ انڈیپینڈنٹ طور پہ ایک جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کیا نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو ڈینٹ ڈال پائے گا یا پھر نہیں، یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔